नमस्कार साथियों, हमारे चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एक धुआंधार टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। धुआंधार टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये सिद्धांत है हमारा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर महोदय इतने जीनियस व्यक्ति थे जिन्होंने आपके थॉर्नडाइक और पावलोव महोदय को चुनौती दी, यानी इनके व्यवहार को ठीक उल्टा कर दिया। थॉर्नडाइक और पावलोव महोदय की जो थ्योरी है वो एस टाइप थ्योरी है, यानी पहले स्टिमुलस देना है और बाद में रिस्पॉन्स कराना है। एसआर थ्योरी या एस टाइप थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल इस सिस्टम को बदल दिया। इनकी थ्योरी किस नाम से जानी जाती है? आर टाइप थ्योरी या आरएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। सोचो कितने बुद्धिमान ये होंगे कि पिछले दो विद्वानों को चैलेंज किया है इन्होंने। थॉर्नडाइक महोदय ने कहा कि किसी व्यक्ति को अनुक्रिया कराने के लिए अगर उसके सामने कोई स्टिमुलस रख दिया जाए, कोई दीपक रख दिया जाए, तो वो अनुक्रिया ज़्यादा तेज़ी से करेगा। और यहाँ इन्होंने स्किनर महोदय ने क्या प्रूव किया कि हम बिना स्टिमुलस के, बिना किसी उद्दीपक के भी अनुक्रिया करा सकते हैं। तो इनके सिद्धांत में ये है कि पहले रिस्पॉन्स, पहले क्रिया करना है और बाद में आपको स्टिमुलस मिलेगा। और स्टिमुलस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ये कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कब देना है। ये पूरी थ्योरी में हम लोग समझेंगे। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्रियाशील है, मान लीजिए कोई बालक है, उसको होमवर्क या क्लास वर्क दिया गया या कोई भी कार्य करने के लिए दिया गया और वो बच्चा उस कार्य को करके लाया, तो उसके परिणाम स्वरूप, यानी जो उसने अनुक्रिया की उस कार्य को करके लाया, उसके परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार के रूप में, उद्दीपक के रूप में कुछ दे दिया गया, वो उसके लिए किसका कार्य करेगा? पुनर्वलन का कार्य करेगा। यानी अब वो बच्चा क्या सोचेगा कि अब हमें दोबारा से ये कार्य फिर करके लाना है और वो अगली अनुक्रिया करने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित हो जाएगा। यही ये अपने इस सिद्धांत में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए पहले इनका परिचय जान लेते हैं। देखिए, स्किनर महोदय जो हैं ये अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। दूसरी चीज़, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने 1938 में अपना ये सिद्धांत दिया। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि इन्होंने अपना ये सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, तो 1938 में किया है। 1930 में इन्होंने सबसे पहले सफ़ेद चूहों पर अपना ये प्रयोग किया था, 1930 में। अगला है इनका टॉपिक कि माइक्रो टीचिंग तथा अविक्रमित अनुदेशन जैसे शब्द किसने दिए हैं? तो ये आपके स्किनर महोदय ने दिए। आपको याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग और अविक्रमित अनुदेशन, ये शब्द जो है ये स्किनर महोदय द्वारा दिए गए हैं। पुनर्वलन पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाला अगर कोई मनोवैज्ञानिक है तो वो कौन है? स्किनर हैं, जिन्होंने क्रिया करने पर पुनर्वलन के रूप में उद्दीपक दिया है ताकि अनुक्रिया की संख्या बढ़ जाए। तो पुनर्वलन का सबसे ज़्यादा अपने सिद्धांत में प्रयोग या पुनर्वलन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाले जो कोई व्यक्ति थे तो वो थे आपके स्किनर महोदय। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न ये है कि पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो वो दिया है C.H. हल ने। किसने दिया है? C.H. हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। याद रखना है, C.H. हल ने दिया है। और जबकि पुनर्वलन को सबसे ज़्यादा प्रयोग पुनर्वलन का स्किनर ने अपने सिद्धांत में किया है और सबसे ज़्यादा पुनर्वलन पर जोर दिया है इन्होंने। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। अच्छा, इन्होंने अपने सिद्धांत में जिस बॉक्स का प्रयोग किया, देखो बॉक्स का प्रयोग तो सभी ने किया था। थॉर्नडाइक ने भी अपने सिद्धांत में किया है, पावलोव ने भी अपने सिद्धांत में किया है और स्किनर ने भी अपने सिद्धांत में किया है। जिस बॉक्स का प्रयोग किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इस बॉक्स का निर्माण स्वयं किया है। अगर प्रश्न कहीं आ जाए कि जो स्किनर बॉक्स है उसका निर्माण किसने किया था, तो स्किनर ने स्वयं किया था। इनका जिस बॉक्स का प्रयोग इन्होंने अपने सिद्धांत में किया है उसको इन्होंने किस नाम से जाना था? उसको क्या नाम दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। क्रिया प्रसूत मतलब जन्म लेना, जहाँ से क्रिया जनरेट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। उस जो बॉक्स का प्रयोग किया था उसको इन्होंने नाम दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। बाद में क्या हुआ?
वर्तमान में इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो शिष्य थे उन लोगों ने इसका ये नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष बदल करके स्किनर बॉक्स के नाम से कर दिया। अब वर्तमान में इसको स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर कहीं आ जाए, वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी अगर आ जाता है कि स्किनर बॉक्स को पहले किस नाम से जानते थे, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जानते थे। वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, या इस तरीके से आ जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष का नवीन नाम कौन सा है, तो स्किनर बॉक्स है। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। इतना ये सब की। ये अमेरिका के निवासी थे। 1938 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपना सबसे पहले प्रयोग 1930 में किया था। किस पर किया था, तो चूहे पर किया था। इन्होंने कबूतरों पर भी अपने प्रयोग किए हैं। इनके प्रयोग आगे जारी रहे हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। माइक्रो टीचिंग तथा अभिक्रमित अनुदेशन जैसे शब्द स्किनर ने दिए हैं। पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाले, यहाँ तक कि इन्होंने पुनर्बलन की एक अनुसूची भी जारी की है, वो आपको अभी आगे हम पढ़ाएंगे। तो पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा जोर देने वाले स्किनर थे। अपने सिद्धांत में जिस बॉक्स का प्रयोग किया था वो इन्होंने स्वयं बनाया था और उस बॉक्स को नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। अब इसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं वर्तमान में। अब देखते हैं इनका जो ये सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको और किन किन नामों से जानते हैं। तो इनको सबसे पहले तो कैसी थ्योरी है, इनका जो सिद्धांत है किस टाइप का है, तो आर टाइप का है, यानी रिस्पॉन्स पर आधारित है। रिस्पॉन्स, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं, आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। पहले रिस्पॉन्स बाद में स्टिमुलस, आरएस थ्योरी के नाम से इनके सिद्धांत को जानते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अब इन्होंने क्या कहा है अपने सिद्धांत में, जरा इस नाम से समझते हैं। कार्यात्मक प्रतिबद्धता यानी हम कोई भी हमने कार्य किया, अब उस कार्य को हम बार बार क्यों करेंगे। कोई कार्य करना हमने प्रारंभ किया तो उस कार्य को हम बार बार क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, जब ये किसी क्रिया को करने के बाद पुनर्बलन दे रहे हैं, पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जब हमें पुनर्बलन मिलता है तो क्या होता है, हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं, यानी हम जुड़ जाते हैं कि नहीं अब भाई हमें ये क्रिया और करनी है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे अगर फीडबैक दिया जा रहा है, पुनर्बलन दिया जा रहा है, तो क्या है, वो कार्य दोबारा करने का प्रयास करता है, उसके अंदर रुचि जनरेट होती है कि नहीं अब मुझे ये कार्य करना है। तो इसीलिए इसका जो ये नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता, यानी हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं उस कार्य को बार बार, उस अनुक्रिया को बार बार करने के लिए। अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कैसे सीखना है तो कैसे सीखना है, अनुक्रिया करना है तो कैसे करना है, सक्रिय रूप से, इसीलिए इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहले समझ लेते हैं नैमित्तिक क्या होता है। नैमित्तिक क्या होता है, नैमित्तिक मतलब होता है कि हम आपके पास किस निमित्त से हैं, मतलब किस प्रयोजन से आए। प्रयोजन मतलब क्या होता है, फ़ायदा। तो ये फ़ायदे का सिद्धांत है कि अगर आप कोई अनुक्रिया करते हो तो आपको उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन मिलेगा, जो क्या है आपके लिए फ़ायदा है। जैसे इनका जो सिद्धांत है, उसमें जो ये बॉक्स का प्रयोग कर रहे हैं, चूहे पर जो प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जब चूहा उस खटके को दबाता है, अभी आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, खटके को दबाता है तो उसे क्या होता है कि पुनर्बलन के रूप में भोजन का टुकड़ा मिलता है। तो ये क्या है, उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए वो बार बार अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब देख लीजिए इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। इन्होंने इनकी तीन फेमस पुस्तकें हैं, जिसमें पहला है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। अगली है हमारी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तीसरी है हमारी साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ये तीन फेमस पुस्तकें हैं इनकी। अब देखिए स्किनर महोदय ने अपने सिद्धांत में दो प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, पावलोव हुए, ये लोग कैसे हैं, व्यवहारवादी हैं। यानी क्योंकि ये व्यवहारवादी हैं क्योंकि हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का जो इतिहास है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया गया,
फिर कहिए मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, फिर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। उसके बाद अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। और यही जो व्यवहारवादी हैं, आपके थॉर्नडाइक हैं, पावलोव हैं, स्किनर हैं, इन लोगों ने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है। क्यों? क्योंकि हम मन का, आत्मा का या चेतना का, इसे ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार एक ऐसा गुण है जिसको देख करके हम बता सकते हैं हाँ फला व्यक्ति कैसा है। इसलिए वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अच्छा, स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में 2 प्रकार के व्यवहारों का वर्णन किया है कि मनुष्य 2 प्रकार के व्यवहार करता है। जैसे पहला है इनका प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, और दूसरा है सक्रिय व्यवहार, दूसरा है सक्रिय व्यवहार। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कैसा होता है? जैविक होता है, जैविक, जो हमारी जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, कार्य करना है, ये क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इनके बिना, भोजन के बिना, पानी के बिना, हवा के बिना जो हम सांस लेते हैं, ये जैविक आवश्यकताएं हैं, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार जो है वो जैविक आवश्यकताओं पर निर्भर होता है, जैविक आवश्यकताओं पर। ठीक है। जैसे अगर तेज़ धूप है तो तेज़ धूप में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप झिलमिलाने लगती हैं, आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं। या तेज़ आंधी चल रही है तो हमारी पलकें झुक जाती हैं, यानी आंखों को प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये क्या है? प्रतिक्रिया। तो इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। जिस पे हमारा कोई जोर नहीं होता वो क्या होता है? जैविक होता है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं या जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जैसे भोजन को देख करके लार आना, ये क्या है? एक जैविक क्रिया है। भोजन आएगा तो लार आएगी। हम खूब सोचे कि नहीं नहीं मेरे मुंह में लार नहीं आनी चाहिए, लेकिन आएगी। ये जैविक क्रिया है, इसलिए इसको प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के अंतर्गत रखा गया। अगला हमारा है सक्रिय व्यवहार। सक्रिय व्यवहार वो होता है जिस पर क्या होता है? व्यक्ति का नियंत्रण होता है। यानी अब देखिए, सक्रिय व्यवहार का एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे अब हम लोग सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। अब सक्रिय व्यवहार के अंतर्गत क्या होगा? फ़ोन आया, अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं उस फ़ोन को, मतलब उस कॉल को पिक करूँगी या नहीं करूँगी। मैसेज आया, मैं उसको रिप्लाई करूँगी या नहीं करूँगी। हमारे घर में कोई आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया, अब ये मेरे ऊपर निर्भर है कि हम दरवाज़ा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो ये क्या होता है? सक्रिय व्यवहार। इसमें क्या, सक्रिय व्यवहार में क्या होता है कि व्यक्ति का नियंत्रण होता है अपने ऊपर। अगर मेरा मन होगा तो हम फ़ोन उठाएंगे, अगर मेरा मन नहीं है तो हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। लेकिन जैविक व्यवहार में क्या होता है कि यहाँ आपका मन नहीं है तो भी क्रिया होगी। आपका मन है मैं आंखें खोले रहूँ, लेकिन नहीं खोल सकते हो ना। अगर तेज़ हवा चलेगी या तेज़ धूप होगी तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। अब देखिए, ये बॉक्स है इनका, ये है स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स, ठीक है। अब ये एंट्री गेट है, यहाँ से चूहे को अंदर करते हैं। ये चूहा है, ठीक है, रैट। ये यहाँ पर भोजन अंदर जाने के लिए ये मार्ग बना है, यहाँ से भोजन अंदर जाएगा। और ये प्लेट है, यहाँ से अंदर भोजन अंदर जाएगा। और इस तरफ कहीं इनका लीवर लगा हुआ है, मान लीजिए लीवर लगा हुआ है। अब क्या है, एक चूहे को, सफ़ेद चूहे को इसके अंदर इन्होंने, स्किनर महोदय ने सफ़ेद चूहे को इसके अंदर बंद कर दिया। अब चूहा क्या है? चूहा कैसा था? सबसे पहली बात तो यही है कि चूहा भूखा था। अब चूहा क्या है? इसके अंदर दौड़ रहा है, अनुक्रिया करा इससे बाहर निकलने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और कि ये पूरा जो रूम था, यहाँ पे लाइट, 3 लाइटें लगी हुई थी। यहाँ पे ये ग्रीन लाइट, उसके बाद रेड लाइट, उसके बाद एक येलो लाइट लगी थी। 3 लाइटें लगी हुई थी। हल्की हल्की से प्रकाश हो रहा था, बाकी कमरे में अंधेरा था। ये लाइटें जल रही थी।
अब चूहा क्या कर रहा था, उसे दिख तो नहीं रहा था कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, सही से मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं दिख रहा था। वो अंदर गया और अंदर वो इधर उधर घूमने लगा तो अचानक उसका जो पैर था वो खटके से या लीवर से टकरा गया, तो यहाँ से थोड़ा सा भोजन उसकी प्लेट में आ गया। चूहे ने भोजन कर लिया, उसके बाद थोड़ी देर वो फिर शांत बैठ गया। उसके बाद पुनः जब उसको भूख का एहसास हुआ तो फिर से वो अनुक्रिया करने लगा, फिर पूरे रूम में चक्कर मारने लगा और उसके बाद मारते मारते प्रयास करते करते उसका फिर से लीवर पे पैर पड़ गया और उसे फिर से भोजन मिल गया। यानी वो बार बार क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था, यानी रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। और जब वो रिस्पॉन्स करता था तो उसे क्या मिलता था, भोजन। यही भोजन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस। या और स्किनर महोदय ने इस स्टिमुलस को किस रूप में दिया है, पुनर्वलन के रूप में, कि बेटा तुमने यहाँ प्रयास किया है, तब हम तुमको इस प्रयास को बढ़ाने के लिए, ये भोजन जो इन्होंने दिया है इस प्रयास को बढ़ाने के लिए दिया है, कि पुनर्वलन के रूप में दे दिया है ताकि ये बार बार अनुक्रियाएं करे, इसे पता हो कि हमें इसके बाद भोजन मिलेगा। अच्छा, पिछले दो सिद्धांतों में क्या था कि उसमें उद्दीपक सामने था, चाहे आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत उसमें तो बिल्कुल सामने था। पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें भी घंटी के साथ स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ा गया था। लेकिन यहाँ क्या है, पहले अनुक्रिया बाद में आपको स्टिमुलस दिया जाएगा, पहले, और वो भी स्टिमुलस कैसे दिया जाएगा, पुनर्वलन के रूप में दिया जाएगा। और पुनर्वलन के रूप में क्यों दिया जाएगा, आइए समझते हैं इसको। ऐसे इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, उसको पिजन बॉक्स बोलते थे, जिस पर इन्होंने कबूतर पर जब प्रयोग किया था उस बॉक्स को पिजन बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप लोग। वो कबूतर को भी क्या करना था, उसको ये खटखट का नहीं दबाना था, उसको क्या करना था, ये जो लाइट थी इस लाइट पे अपनी चोंच मारना था। अब 3 लाइटें जल रही हैं, बंद कमरा है, अंधेला कमरा, उसमें 3 लाइटें जल रही हैं, तो वो उस लाइट को ही टच कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस लाइट पर हमको भोजन मिलेगा। अब वो कभी इसको टच करता, कभी इसको करता, धोखे से रेड वाला हो गया होगा, पहली बार अगर किया होगा तो धोखा ही होगा, पहली दूसरी तीसरी अनुक्रिया, और उसको परिणाम स्वरूप एक दाना उसकी प्याली में पहुंच गया और उसने उसको खा लिया। अब उसने इतना तो समझ लिया कि यही कुछ ऐसा है जहाँ पर कार्य करने पर हमें यहाँ भोजन की प्राप्ति होती है, तो बार बार वो अनुक्रिया के रूप में यहीं पर अपनी चोंचें मारने लगा करके। तो सीधी सा इनका सिद्धांत बस यही है कि पहले तुम क्रिया करो, अनुक्रिया करो, और बाद में तुमको हम स्टिमुलस देंगे, यानी उद्दीपक देंगे। उस स्टिमुलस को उद्दीपक कहते हैं। और वो उद्दीपक किसका कार्य करेगा, पुनर्वलन का, यानी आपको दोबारा अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करेगा, पुनर्वलन का कार्य करेगा। तो आइए निष्कर्ष जान लेते हैं, इनका पूरे सिद्धांत का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष बस 2 पॉइंट्स में हम आपको निष्कर्ष समझाए दे रहे हैं, जिसमें पहला है कि इन्होंने कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद अगर कोई बच्चा कोई क्रिया करता है, घर में करता है या विद्यालय में करता है, तो उसकी उस क्रिया के बाद कोई पुनर्वलन दे दिया जाए, उसकी प्रशंसा कर दी जाए। हालांकि इन्होंने दंड और प्रशंसा को पुनर्वलन से अलग रखा है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोई पुनर्वलन दे दिया जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगर बच्चे ने अच्छा होमवर्क क्लास वर्क करके लाया है और आपने उसको पुनर्वलन के रूप में उसकी प्रशंसा कर दी है या पुरस्कृत कर दिया है, तो वो दुगनी तेजी से लगेगा और अच्छा करने के लिए, यानी अनुक्रिया बढ़ जाएगी। तो पुनर्वलन का कार्य ही यही है कि अनुक्रिया में वृद्धि करना। पहला पॉइंट है, इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी क्रिया के बाद कोई पुनर्वलन दे दिया जाए तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। अगला इन्होंने कहा कि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी जारी रखेगा। भाई हम कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं या हम कॉलेज में टीचिंग करते हैं, तो हम कॉलेज में टीचिंग क्यों करते हैं, हम कॉलेज में क्यों पढ़ाने जाते हैं, कि जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं या उसको हम करेंगे तो क्यों करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जब तक हमारा कोई इसमें प्रॉफिट नहीं होगा हम कोई भी क्रिया करते हैं। अपने दैनिक जीवन में जो भी मई क्रियाएँ हैं वो कार्य हम तभी करते हैं जब देखते हैं कि हाँ इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वही है कि कोई प्राणी किसी अनुक्रिया को तभी जारी रखेगा जब उसे अनुक्रिया से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। इसीलिए फ़ायदा, यहाँ फ़ायदा शब्द यूज हुआ है,
इसीलिए क्या कहा गया, इनके सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया है कि व्यक्ति जो भी अनुक्रियाएं करता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, यानी कोई ना कोई फायदा होता है। ये निष्कर्ष है इनके सिद्धांत का। अच्छा, अब शिक्षा में इनका सिद्धांत कैसे प्रयोग होगा ये और थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा में इस सिद्धांत का प्रयोग देख लेते हैं। शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जा रहा है, बच्चों को क्रियाशील बनाता है, यानी बच्चों को अनुक्रिया करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है ये सिद्धांत। बालकों को सीखने के लिए तत्पर करता है। अगर वो कोई क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के द्वारा सीख रहे हैं और आप उनको पुनर्बलन के रूप में पुरस्कृत करते हैं तो क्या होता है, सीखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। बच्चे और मतलब तैयार हो जाते हैं, उनका माइंड मेकअप हो जाता है कि हाँ आगे हमें ये कार्य करना है या हमें और अच्छा कार्य करना है, तो सीखने के लिए तत्पर बनाता है। छात्रों में रुचि जागृत करता है, पाठवस्तु से इंटरेस्ट हो जाता है, उसको अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। जैसे कोई भी बच्चा है वो कोई नकारात्मक व्यवहार अगर कर रहा है, जैसे मान लो नकारात्मक व्यवहार क्या हुआ कि किसी को उल्टी सीधी गालियाँ बक रहा है या बड़ों को मार पीट रहा है, मारने लगता है, अच्छा कक्षा में आपस में बच्चों में झगड़ा होने लगता है, तो उस व्यवहार को हम लोग पुनर्बलन के द्वारा उसके व्यवहार में सुधार कर सकते हैं। अब वो पुनर्बलन जरूरी नहीं है कि कोई पुरस्कार उसको दिया है, पुरस्कार के द्वारा उसके व्यवहार में सुधार किया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई प्रेरक कहानी सुना करके उस कहानी के माध्यम से उसके इस व्यवहार को अलग करना है ताकि वो अच्छी अनुक्रियाएँ कर सके। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं। बच्चों को क्रियाशील बनाना, उन्हें सीखने के लिए तैयार करना, छात्रों में रुचि जागृत करना और अच्छे व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित करना। ये शिक्षा में इनको इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, स्किनर महोदय के सिद्धांत से शिक्षा में प्रशंसा और पुरस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण में एक पुनर्बलन का कौशल भी है, उसमें बस यही है कि बच्चे अगर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और तो आप उनको क्या है, उनकी प्रशंसा करें, हाँ बेटा आपने अच्छा बताया, या वो बीच में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, आधा प्रश्न का उत्तर बता पाया, तो आप थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित कर दीजिए, थोड़े से शब्द अपने जोड़ दीजिए ताकि वो उन्हें लगे हाँ हमने बता लिया, तो आगे से वो और प्रयास करेंगे उस कार्य को करने के लिए। तो प्रशंसा और पुरस्कार जैसे शब्दों का पुनर्बलन के रूप में शिक्षा में आज वर्तमान में प्रयोग होने लगा। इसकी देन जो है वो स्किनर महोदय हैं। अब इन्होंने अपने पुनर्बलन की एक अनुसूची दी है जिसको डिटेल में पुनर्बलन को समझाया है। तो स्किनर द्वारा प्रदान की गई पुनर्बलन अनुसूची, इन्होंने स्किनर महोदय ने 4 प्रकार का पुनर्बलन अपने उसमें बताया है। जिसमें पहला है, ये अपनी अनुसूची में पुनर्बलन अनुसूची में 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया है। पहला है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि जिसको देने से अनुक्रिया बढ़ जाए, जिसको देने से अनुक्रिया बढ़ जाए। अगर कोई बच्चा जो है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो अगर आप उसको पुनर्बलन देते हैं तो क्या होता है, उसकी अनुक्रिया करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा क्रियाएं करने लगता है और ज़्यादा अनुक्रिया करने लगता है। तो जिसको देने से अनुक्रिया बढ़ जाए उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन देख लीजिए, स्किनर महोदय ने नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत दंड को नहीं रखा है, दंड कहीं भी नहीं है। तो नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि जिसको हटाने से अनुक्रिया बढ़ जाए, यानी कराना क्या, इनके सिद्धांत में सिर्फ अनुक्रिया ही तो कराना है, यानी बच्चों को क्रियाशील बनाना है। तो पहले में क्या है कि जिसको देने से, ऐसा पुनर्बलन जिसको देने से अनुक्रियाएं बढ़ जाएं उसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। और नकारात्मक पुनर्बलन कौन होता है कि जिसको हटाने से अनुक्रिया बढ़ जाए, यानी अनुक्रिया होनी चाहिए, अब अनुक्रिया के मार्ग में जो बाधा हो उसको आपको हटाना है नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत। जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, मान लीजिए कल आपका पेपर है और आप पढ़ना चाहते हो, तो अब रात में कहीं शोर होने लगा, डीजे उजे बजने लगा, तो क्या है, ये आपकी पढ़ने की अनुक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा कौन, डीजे। तो आपको क्या करना है, अनुक्रिया नहीं बंद कर देनी है बल्कि डीजे की जो आवाज़ है वो बंद करना है, ताकि अगर शोर बंद हो जाएगा तो आप अपनी अनुक्रिया जारी रख पाएंगे। तो यही है कि नकारात्मक पुनर्बलन वो होता है जिसको हटाने से अनुक्रिया बढ़ जाए, यानी आपको नकारात्मक चीज़ हटानी है और अनुक्रिया को कंटिन्यू करना है। जैसे कोई चोर है, चोरी करता है, तो उसको अगर हम दंड देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो उससे क्या उसकी चोरी बंद हो जाएगी। हमें करना क्या है यहाँ पे, उसकी चोरी बंद करानी है।
और उसको सही सकारात्मक व्यवहार के प्रति प्रेरित करना है। तो चोरी बंद कराने के लिए हम उसको दंड ना दे करके उसे अन्य क्रियाओं के द्वारा आप उसे सिखाने का प्रयास करें, किसी तरीके से उसके व्यवहार में आप परिवर्तन करें, तो ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद अगला है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन क्या होता है कि जब प्रत्येक सफल अनुक्रिया पर आपको पुनर्बलन दिया जाए। जैसे बच्चा है वर्क करके ला रहा है तो आप डेली उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, डेली हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, हाँ उसकी कॉपी में गुड वेरी गुड लिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उसका थोड़ा सा मनोबल ज़्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा अहम की भावना आ जाए और आपके पाठ में वो रुचि लेना कम कर दे कि अरे मुझे तो सब कुछ आता है, सर तो जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसलिए सतत पुनर्बलन को अच्छा नहीं माना गया। अच्छा किस पुनर्बलन को माना गया है? आंशिक पुनर्बलन को। यानी जहाँ बच्चे अनुक्रियाएँ ज़्यादा करें, अच्छे से अच्छा वर्क करने का प्रयास करें और उन्हें ये ना पता हो कि सर हमें पुनर्बलन कब देंगे, और आप उसको उसकी किसी भी अनुक्रिया पर दे सकते हैं, उसे ना पता हो किस अनुक्रिया पर उसे मिलेगा। सतत में क्या है कि वो डेली कर रहा है, हाँ मुझे तो डेली मिलेगा, तो वो निष्क्रिय हो सकता है। और आंशिक पुनर्बलन में क्या है कि बालक सक्रिय होकर अनुक्रिया करेगा कि पता नहीं सर कब हमको शाबाशी देंगे या नहीं भी देंगे। उसे ये चीज़ पता नहीं होती है कि हमें कब पुनर्बलन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए आंशिक पुनर्बलन को सबसे उत्तम कैटेगरी में रखा गया है। अब देखिए आंशिक पुनर्बलन को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका अनुपात और एक अंतराल में, कि आंशिक पुनर्बलन किस रेशियो में दिया जाता है। तो पहला है अनुपात में और दूसरा अंतराल के हिसाब से। अनुपात मतलब यहाँ होता है प्रतिशत से, मतलब होता है प्रतिशत से, ठीक है। और अंतराल मतलब समय से। जैसे एजेंट होते हैं, कोई भी एजेंट हो, चाहे वो मेडिकल विभाग से हो या कोई सेल्समैन कपड़े हो या कोई भी हो, उन्हें क्या कह देता कि आप इतना माल बेच के लाएंगे तो आपको हम इतने % आपको उसका जो बनेगा पैसे बनेंगे, इतने % आपको देंगे, इतना % आपका उसमें है। मान लीजिए 100 रुपये में कोई चीज़ बिक रही है तो उसको जो कैंडिडेट है वो 80 में दे रहा है और वो 100 पे बेच रहा है, तो 20% उसका प्रॉफिट है। ये आपका अनुपात में आ जाता है कि जितना आप सेलिंग करोगे उसके अनुपात में आपको सैलरी मिलेगी। अंतराल में क्या होता है कि इसमें फिक्स हो जाता है कि नहीं, मतलब जैसे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसमें ये फिक्स है कि हाँ 10 से 20 के बीच में उसकी सैलरी आ जाएगी। ये 10 और 20 के बीच में क्या है? अंतराल है। और अनुपात क्या है? जैसा वर्क करोगे उसके हिसाब से आपको कार्य दिया जाएगा। यहाँ अगर कोई जॉब कर रहा है, अगर वो कार्य कम ज़्यादा कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, हर महीने उसकी सैलरी आना है और ये तय कर दिया गया कि हाँ 10 से 20 तारीख के बीच में आपकी सैलरी आना है। तो ये अंतराल के अंतर्गत आता है। ये पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर द्वारा प्रस्तुत की गई है। उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने का प्रयास किया है वो आपके समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।